कहते जी क्वेश्चन में 21 है, मई जून 12-21 का क्वेश्चन है। मई जून 12-21 कहते जी अशोक प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012। रेवेन्यू दिया हुआ है सेल्स 1,20,000। सर ये वही होमवर्क वाला क्वेश्चन है। जी जी। इन्वेंट्री दी हुई है, ओपनिंग आपके पास 22,500, इन्वेंट्री क्लोजिंग भी दी हुई है आपको। ग्रॉस प्रॉफिट ओवर सेल्स दी हुई 20%, नेट प्रॉफिट ओवर सेल्स दिया हुआ है आपको 8%। कैलकुलेट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च, कॉस्ट ऑफ सेल्स फाइंड करनी है आपने। तो देखते हैं हम कॉस्ट ऑफ सेल्स हम कैसे फाइंड करेंगे। कॉस्ट ऑफ सेल्स फाइंड करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल्स बराबर किसकी होती है, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट होना जरूरी है, तो ग्रॉस प्रॉफिट हम फाइंड कर लेते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, सेल्स आपको दी हुई है 1,20,000 की, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप 20% से, तो आपका जीपी आ जाएगा। सर कैसे, आई मीन वाई, because it is written in the question that gross profit is 20% of sales. Gross profit over sales is equal to 20%। का मतलब है कि सेल्स का 20% जो है वो आपका ग्रॉस प्रॉफिट है। सेल्स का 20% जो है वो आपका ग्रॉस प्रॉफिट है एक्चुअली। ठीक है जी। तो 1,20,000 का 20% हमने निकाला, कैलकुलेट करते हैं कितना आता है। आपके पास आ जाएगा 24,000 आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब आप आराम से कॉस्ट ऑफ सेल्स फाइंड कर सकते हैं। सेल्स कितनी है, 1,20,000, माइनस कर देंगे इसमें से 24,000, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है वो आ जाएगी, जो कि आती है 96,000। तो लिख लें, इसमें कोई मसला है तो मुझे बताएं। सर जी ग्रॉस प्रॉफिट बताइएगा कैसे आपने फाइंड किया। ग्रॉस प्रॉफिट वो कहता है, ग्रॉस प्रॉफिट और सेल्स दिया हुआ 20%, तो ग्रॉस प्रॉफिट और सेल्स रेशियो ये बताती है कि आपका सेल्स का कितने परसेंट ग्रॉस प्रॉफिट है, यानी सेल्स का 20% ग्रॉस प्रॉफिट है। तो सेल्स हमें क्वेश्चन में दी हुई है 1,20,000 की, उसका आप 20% निकाल लेंगे तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा विच इज 24,000। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स बराबर किसकी होती है, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट की। तो 1,20,000 माइनस 24,000, 96,000 आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी, जो कि क्वेश्चन में रिक्वायर्ड थी हमें निकालना, वो हमें फाइंड करें। सर हमने किया है कि 120,000 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 20 के साथ, 20% के साथ, 24,000 आंसर आ गया। जी आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। ओके सर, ओके। अब अगर वो कहता है कि आपने नेट प्रॉफिट फाइंड करना है, तो नेट प्रॉफिट भी 8% है सेल्स का, वो भी हम निकाल सकते हैं। वो क्वेश्चन में कहा तो नहीं अभी उसने, लेकिन मैं वैसे समझाने के लिए बता रहा हूँ। नेट प्रॉफिट भी हम फाइंड कर सकते हैं। वो क्या होगा, वो सेल्स का 8% है, 1,20,000 का आप निकाल लेंगे 8%, दैट इज गोइंग टू बी योर नेट प्रॉफिट। तो वो कैलकुलेट कर लेते हैं। 1,20,000 का 8% वो आ जाएगा 9,600 आपका प्रॉफिट आ गया। अब आप इसी क्वेश्चन में एक्सपेंसेस भी फाइंड कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। एक्सपेंसेस आप कैसे फाइंड करेंगे, एक्सपेंसेस बराबर होंगे किसके, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस नेट प्रॉफिट, एंड यू विल गेट योर एक्सपेंसेस। क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट तो हमें पता है वो कितना है 24,000, जबकि नेट प्रॉफिट कितना है आपका 9,600, वो आप माइनस कर देंगे तो आपके पास एक्सपेंसेस आ जाएंगे, जो कि आ जाएंगे 14,400। ये भी हमने फाइंड कर लिया, 14,400 एक्सपेंसेस भी फाइंड कर लिए। आप कैसे, सर इन्होंने तो बताया ही नहीं हुआ, कहा ही नहीं हुआ फाइंड करने को, तो आप कैसे निकाल रहे हैं। नहीं, वो हम क्वेश्चन में देखेंगे तो फाइंड करेंगे, देखते हैं अभी आगे हम।
क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है हमें, उसके हिसाब से फिर हम सॉल्व करेंगे। देखिए उसने मांगी है परचेजेस आगे, तो परचेजेस हम फाइंड कर सकते हैं बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मैंने पहले सॉल्व किया है। मैंने नेट प्रॉफिट भी निकाला है, मैंने परचेज एक्सपेंसेस भी निकाले हैं, अब परचेजेस भी फाइंड कर लूंगा मैं। सर वो कैसे? देखें, आपको पता है कि कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है, ओहो ये तो बड़ा लिखा जा रहा है, छोटा करना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है वो बराबर होती हैं ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। इस फार्मूले में हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री हमें कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, अगर आप देखें 22,500। परचेजेस की अमाउंट हमें नहीं पता, परचेजेस की अमाउंट हमें नहीं पता, तो हम उसकी जगह लिख देते हैं और माइनस कर देते हैं इसमें से क्लोजिंग इन्वेंट्री, जो कि आपकी आ जाएगी, कितनी दी हुई है 26,500 इज योर क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स की अमाउंट हम ऑलरेडी ऊपर निकाल चुके हैं, वो कितनी है 96,000। यहां से हम इसको अब सॉल्व कर लेंगे। कैसे? 96,000 माइनस 22,500, वो वहां जाके माइनस हो जाएगा, और प्लस 26,500, तो यू विल गेट योर अमाउंट ऑफ परचेजेस, जो कि आपकी आ जाएंगी 1,00,000। तो 1,00,000 की आपकी आ जाएंगी परचेजेस आ जाएंगी आपकी। ये हमने फाइंड कर ली परचेजेस भी। इस क्वेश्चन में मैंने क्या क्या फाइंड किया, जरा इसको दोबारा से गौर करते हैं। सबसे पहले I have basically tried to find cost of sales. कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे निकाली जाएगी? सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट से। मेरे पास क्वेश्चन में सेल्स तो दी हुई थी 1,20,000 की, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया हुआ था। लेकिन उसने ये बताया हुआ था कि सेल्स का 20% ग्रॉस प्रॉफिट है, तो मैंने सेल्स का 20% निकाल लिया, यानी कि 1,20,000 का 20% मैंने निकाला यहाँ पे, तो मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 24,000। अब इस 24,000 को मैं सेल्स में से माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएंगी, जो कि आ गई 96,000। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स बराबर किसकी होती है? दूसरा फार्मूला उसका क्या होता है? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ सेल्स अब मुझे पता है 96,000 की है, ओपनिंग इन्वेंट्री 22,500 है, यहाँ से उठाई है मैंने, प्लस परचेजेस मुझे नहीं पता, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री 265,000 है। इसको हमने मैथ के रूल से इधर उधर जब लेके गए हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की तरफ करके, तो 1,00,000 रुपए परचेज आपके पास आ जाएंगे। इसके अलावा मैं नेट प्रॉफिट भी फाइंड कर सकता हूँ, क्योंकि नेट प्रॉफिट भी रेशियो भी दी हुई है, वो सेल्स का 8% है, तो 1,20,000 का 8% निकालूंगा तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। आपको पता है नेट प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट माइनस एक्सपेंसेस करते हैं तो नेट प्रॉफिट आता है। तो एक्सपेंसेस बराबर किसके होंगे? ग्रॉस प्रॉफिट माइनस नेट प्रॉफिट। 24,000 माइनस 9,600 करेंगे तो आपका 14,400 आपका एक्सपेंसेस का टोटल भी आ जाएगा। मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ आपको कि नेट प्रॉफिट जो होता है वो एक्चुअली बराबर किसके होता है? ग्रॉस प्रॉफिट माइनस एक्सपेंसेस के बराबर होता है। तो यहीं से हम उसको सॉल्व कर लेंगे। नेट प्रॉफिट क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट माइनस एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस उधर चले जाएंगे, नेट प्रॉफिट उधर आ जाएगा। तो एक्सपेंसेस बराबर किसके होंगे? ग्रॉस प्रॉफिट माइनस नेट प्रॉफिट के, तो वहां से मैंने एक्सपेंसेस भी अपने फाइंड कर लिए हैं जी। इस तरीके से सर पर परचेजेस क्या निकला था? परचेजेस तो 1,00,000 है ना हमारी, वो मैंने नीचे निकाली है यहाँ पर। ओके ओके, और ये 96,000 कॉस्ट ऑफ सेल्स था। जी कॉस्ट ऑफ सेल्स है, इसको लिख लें आप, ताकि फिर मैं इससे आगे चल, ओके बिकॉज आई वांट यू टू राइट इट फर्स्ट। आगे नेक्स्ट देखते हैं कि हमें क्वेश्चन में उसने क्या रिक्वायर्ड मांगा हुआ है मजीद।
what is required in the question other than this? तो हम देखते हैं उसको। तो हम उसको चेक करते हैं और उसको किस तरीके से हम जो है वो मैनेज करने की कोशिश करते हैं, हम कैसे इसको लेके चलें। तो आगे देखते हैं हम। आगे चलते हैं। परचेज के बाद उसने कहा एक्सपेंसेस निकालने, मैं ऑलरेडी एक्सपेंसेस निकाल चुका हूँ। मैंने ग्रॉस प्रॉफिट में से नेट प्रॉफिट माइनस किया तो मेरे पास एक्सपेंसेस आ गए हैं, मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूँ। नेक्स्ट देखते हैं रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर। उसने कहा है कि मांगा हुआ है एक्सपेंसेस के बाद। तो रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर हम देखते हैं कैसे निकालेंगे। आपको पता है उसका फॉर्मूला होता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का। रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर का फॉर्मूला होता है जी कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ सेल्स हमें क्वेश्चन में दी हुई है, हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं और ये 96,000। एवरेज स्टॉक हम निकाल लेंगे ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2। ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है 22,500, क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है 26,500। तो 22,500 प्लस 26,500 डिवाइडेड बाय 2 आप कर देंगे तो आपके पास जो कि आपकी आती है 24500। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर का आंसर आ जाएगा 96,000 डिवाइडेड बाय 24,500। तो ये 3.92 टाइम्स आपका आंसर आ जाएगा। 3.92 टाइम्स में इसका आंसर आएगा। लिखा नहीं गया शायद 3.92 टाइम्स। ठीक हो गई जी बात। ये मैंने अब आपको रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी फाइंड करके दिखा दी है और मुख्तलिफ तरीकों से हमने इसको सॉल्व किया है। ठीक है जी। अब वो कहता है सजेस्ट 2 वेज इन विच अशोक माइट इंक्रीज हिज रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ठीक है ना। एक तो ही कैन एडवर्टाइज मोर सो दैट हिज सेल्स में इंक्रीज। दूसरा वो अपने इन्वेंट्री लेवल्स को क्लोजिंग इन्वेंट्री को डिक्रीज कर सकता है जिससे उसका इन्वेंट्री लेवल कम हो सकता है, या कॉस्ट ऑफ सेल्स को इंक्रीज करने से भी आपकी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बढ़ सकती है। So it's just 2 ways in which Ashok might increase the rate of inventory turnover ratio, either by decreasing the stock levels, inventory levels, or by advertisement he can increase the level of sales, because more advertisement will lead to more customers and it may result in more inventory will be sold out. तो ये हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। आगे क्वेश्चन में वो कह रहा है मजीद अशोक is investigating a possible error in the valuation of closing inventory on 31st March. The revised value maybe 30,000. Calculate the profit for the year if the closing inventory is valued at 30,000. कहता है प्रॉफिट फाइंड करें अगर आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो आप कितनी हो 30,000 की हो। तो हम देखते हैं। देखिए अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री आपकी 30,000 की होगी तो उससे प्रॉफिट पे इफेक्ट क्या पड़ेगा, विच इज गोइंग टू बी अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन फॉर यू इन द करंट सिचुएशन। क्लोजिंग इन्वेंट्री 30,000 की करनी पड़ेगी तो उसका मतलब है कि आपने 26500 माइनस किया हुआ है जबकि आपको 4,000 मजीद माइनस करना था, जिसकी वजह से 4,000 नहीं 3,500 मजीद माइनस करना था कॉस्ट ऑफ सेल्स में थे, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है वो आपकी बढ़ गई है और कॉस्ट ऑफ सेल्स ज्यादा होने की वजह से जीपी कम हो गया, नेट प्रॉफिट भी कम हो गया। तो नेट प्रॉफिट में आप 3,500 ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा जो कि 30,000 क्लोजिंग इन्वेंट्री की वजह से आएगा, यानी 13,100। नेट प्रॉफिट में आप क्लोजिंग इन्वेंट्री ऐड कर देंगे
तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा जो कि आपको चाहिए। 13,100 आपका आंसर आता है। 9,600 में आप प्लस कर देंगे 3,500, 13,100 आपका क्लोज प्रॉफिट अब आएगा अगर आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो कितनी हो, 30,000 हो। क्योंकि आपको पता है कॉस्ट ऑफ सेल्स में से हम क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस करते हैं। इसका मतलब है आपने कॉस्ट ऑफ सेल्स में से 30,000 की जगह 26500 माइनस किया है, यानी 3,500 कम माइनस किया, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ सेल्स ज्यादा हो गई है और ग्रॉस प्रॉफिट 3,500 से कम हो गया है, नेट प्रॉफिट भी 3,500 से कम हो गया है। तो आपको 3,500 नेट प्रॉफिट में ऐड करेंगे तो वो करेक्ट वैल्यू पे ऑटोमेटिकली चला जाएगा। जी सर मैं कह रहा था जी फिर से समझाइएगा 9600 प्लस 3500 वाला। 9600, हाँ 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 ठीक है। सबसे पहले उसमें आपको ये देखना पड़ेगा, मुश्किल थोड़ा है ये पॉइंट। अभी अगर आप नहीं भी समझना चाहते तो चाहे इस क्वेश्चन को अभी ओमिट कर देते हैं हम, मतलब अभी इसको ना समझे चाहे, नो इशू, क्योंकि थोड़ा टेक्निकल है ना ज्यादा, ओके तो थोड़ा ट्रबल कर सकता है आपको भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। सर ये वर्किंग हटा दे। वर्किंग तो आपको सारी करनी पड़ेगी, लिखी नहीं है आपने? नहीं सर लिखी है सर, ये सामने आ रही है जब आप सर दूसरे क्वेश्चन पे जाते हैं। वो तो मिटाने लगा ना मैं, वो तो ऑब्वियसली बात है, दूसरे क्वेश्चन में जाएंगे तो मैं इसको रब करूंगा जी। तो कैपिटल दिया हुआ है 3,50,000 का, रेवेन्यू दिया हुआ है 2 लाख का, एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, इन्वेंट्री दी हुई है 30 अप्रैल की, ट्रेड पेबल्स हैं, ट्रेड रिसीवेबल हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट है, नेट प्रॉफिट ओवर सेल्स 15% दी हुई है। कहता है कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब जरा इन फार्मूलाज को गौर कीजिएगा ताकि आप क्वेश्चन को जरा समझ सकें, क्योंकि फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही सारे हमारे ये हैं। तो हम देखते हैं कि कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं। आपको ये पता है कि जो ग्रॉस प्रॉफिट है ना, निकालना कि आपने कॉस्ट ऑफ सेल फाइंड करनी है। तो आपको ये पता है कि ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो बराबर किसके होता है, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स बराबर किसकी होगी, हम निकाल लेते हैं। इट मींस कि कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है वो बराबर होगी सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ये मैथ के रूल से है ना बेटा, मैथ के रूल से जब आप इसकी जगह चेंज करेंगे तो सेल्स माइनस जीपी आपका आ जाएगा, क्या है जी, सेल्स माइनस जीपी आपका आ जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब सेल्स तो मेरे पास है लेकिन मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है। अब ग्रॉस प्रॉफिट बराबर किसकी होता है ये देखते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो बराबर होता है नेट प्रॉफिट प्लस एक्सपेंसेस के। नेट प्रॉफिट प्रॉफिट प्लस एक्सपेंसेस के। नेट प्रॉफिट हम फाइंड कर सकते हैं, वो सेल्स का 15% है। सेल्स का 15% नेट प्रॉफिट है, तो सेल्स आपको दी हुई है तो हम नेट प्रॉफिट फाइंड कर सकते हैं, इट इज इक्वल टू इज इक्वल टू सेल्स कितनी है 2 लाख, 2 लाख का कितने परसेंट, 15%। सर 30,000। आपका जो है वो नेट प्रॉफिट निकल आएगा इज इक्वल टू 30,000। अब आप इजीली यहाँ से ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड कर सकते हैं, कैसे, नेट प्रॉफिट 30,000 का है आपका, इसमें आप प्लस कर देंगे एक्सपेंसेस जो कि आपको दिए हुए 40,000 के, तो आपका जीपी जो है वो आराम से फाइंड हो जाएगा, इज इक्वल टू 70,000। अब आप कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल सकते हैं।
क्योंकि जीपी आपको पता चल गया है, आपको पता है कि कॉस्ट ऑफ सेल्स बराबर होती है सेल्स माइनस जीपी के, ग्रॉस प्रॉफिट के। इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं हम। हमें पता है कि सेल्स कितनी है 2 लाख, माइनस कर देंगे इसमें से ग्रॉस प्रॉफिट जो कि 70,000 है, तो आपके पास सेल्स आ जाएगी 1,30,000। इस तरह से हमने कॉस्ट ऑफ सेल इस क्वेश्चन में फाइंड की है, डिफरेंट फार्मूलाज यूज करके और उसको उनकी प्लेसेस को रिप्लेस करके। क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट बराबर होता है नेट प्रॉफिट प्लस एक्सपेंसेस की, क्योंकि नेट प्रॉफिट बराबर होता है ग्रॉस प्रॉफिट माइनस एक्सपेंसेस की, वहीं से ये फार्मूला ड्राइव हुआ है। मैंने ग्रॉस प्रॉफिट निकाला सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स बराबर सेल्स माइनस जीपी। सेल्स मेरे पास है, जीपी नहीं है। जीपी मैंने इस फार्मूले से फाइंड कर लिया, नेट प्रॉफिट प्लस एक्सपेंसेस। नेट प्रॉफिट उसने क्वेश्चन में बताया कि 15% है सेल्स का, तो 2 लाख का 15% मैंने निकाल लिया, मेरे पास 30,000 जीपी प्रॉफिट आ गया। इसमें एक्सपेंसेस दिए हुए थे, ऐड मैंने कर दिए, तो मेरे पास 70,000 का ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, जिसको मैं सेल्स में से माइनस करके आराम से अपनी कॉस्ट ऑफ सेल्स फाइंड कर सकता हूँ। जी, यहाँ तक आपने लिख लिया, इसको लिखने को मसला है तो बताएं। नो सर। डेफिनेटली ये फार्मूला पर बेस्ड है, तो फार्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, आपको याद होने चाहिए, क्योंकि जितना आप याद कर लेंगे उतना ही बेहतरी हो जाएगी आपके लिए, उतनी आसानी से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि सारा तो फार्मूलों पर बेस्ड ही होना है। तो मुझे अब इसको रब करना है, अगर आप चाहें तो मैं इसको रब कर सकूं, इजाजत दें तो। ओके ओके सर। ओके जी, तो नेक्स्ट हम चलते हैं अगले पार्ट की तरफ कि अगले पार्ट में वो हमसे क्या मांगता है। कॉस्ट ऑफ सेल्स हम निकाल चुके हैं, परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट ओवर कैपिटल। तो ये तो बहुत आसान है, क्योंकि कैपिटल हमें दिया हुआ है 3,50,000 का क्वेश्चन में, ये देख लें। और नेट प्रॉफिट हम निकाल चुके हैं, वो कितना था 30,000। तो आई कैन डू इट इजीली विद ईज। तो मुझे पता है कि नेट प्रॉफिट 30,000 है, ऐड करता हूँ कैपिटल से इसको 3,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे हम। तो आपका जो है वो आंसर आ जाएगा नेट प्रॉफिट ओवर कैपिटल का, which is 8.57%. 8.57% is the answer, which is the percentage of net profit over capital, जो हमें क्वेश्चन उसने रिक्वायर्ड किया था या मांगा था। तो ये इसको लिख लें ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, आपको इजीली समझ आ जाए कि हमने कैसे इसको सॉल्व किया है। क्वेश्चन अभी हमारा चल रहा है, बिकॉज क्वेश्चन हैज डिफरेंट पार्ट्स एंड वी आर सॉल्विंग दोस पार्ट्स स्टेप बाय स्टेप, इसको सॉल्व कर रहे हैं। सर मैंने पूछना था, ये 30,000 कहाँ से लेके आए आप? 30,000 हम पिछले पार्ट से लेके आए हैं। पिछले पार्ट में हमने नेट प्रॉफिट निकाला था, 15% था सेल्स का। देखो पीछे यहाँ लिखा हुआ है आपने 2 लाख का 15%, वो 30,000 हम पहले निकाल चुके हैं। प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। आगे चलते हैं इससे, नेट प्रॉफिट ओवर कैपिटल। फिर उसने कहा है आपने निकालनी है वर्किंग कैपिटल रेशियो और आपने निकालनी है क्विक रेशियो। तो ये दोनों हम सॉल्व करेंगे, वर्किंग कैपिटल रेशियो और क्विक रेशियो। मैं यहीं पे सॉल्व कर रहा हूँ इसलिए कि मेरे पास डाटा के लिए जगह फिर निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो वर्किंग कैपिटल रेशियो हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे वर्किंग कैपिटल रेशियो का फॉर्मूला होता है, इसको करंट रेशियो भी कहते हैं हम, इट इज द सेम एज द करंट रेशियो। थर्ड पार्ट है। जी हाँ जी, इसका फॉर्मूला करंट होता है जी, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज।
कैपिटल रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय लायबिलिटीज। देखते हैं हम करंट एसेट्स हमारे क्वेश्चन में कितने दिए हुए हैं और हम कैसे उसको सॉल्व करते हैं। करंट एसेट्स आपको दिए हुए इन्वेंट्री है बेटा, ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, बस दो ही करंट एसेट्स हैं, और करंट लायबिलिटीज भी दो हैं, एक ट्रेड पेबल्स हैं और एक बैंक ओवरड्राफ्ट है। तो इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल्स को हम ऐड करते हैं तो 25,000 प्लस 47,000 इज योर करंट एसेट्स। करंट लायबिलिटीज कितनी होगी? 50,000 ट्रेड पेबल्स और बैंक ओवरड्राफ्ट। 50,000 और 10,000 60,000 आपकी करंट लायबिलिटीज हैं। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट अगर हम करें तो ये बनेगी 72,000 डिवाइडेड बाय 60,000 इज इक्वल टू आपकी रेशो का, यानी जो आंसर आप निकालना चाह रहे हैं वो आपका आ जाएगा 1.2। और इसे कैसे लिखते हैं हम? रेशो 1, इस तरीके से इसको लिखते हैं 1.2 रेशो 1। यानी आपके करंट लायबिलिटीज के मुकाबले में आपकी करंट एसेट्स 1.2 है। अब आपने निकालनी है क्विक रेशो, जिसको एसेट टेस्ट रेशो भी बोलते हैं और लिक्विड रेशो भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है जी? करंट एसेट्स माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, इन्वेंट्री इसमें से माइनस कर देते हैं हम, और डिवाइडेड बाय इसे हम कर देते हैं किससे? करंट लायबिलिटीज से। उसी फॉर्मूले के थ्रू तकरीबन ये है, डिवाइड कर देते हैं इसको हम किससे? करंट लायबिलिटीज से। तो फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर लेते हैं। एसेट्स हम ऑलरेडी ऊपर निकाल चुके हैं, वो 72,000 है, माइनस आपने इसमें से करनी है करंट क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री कितनी दी हुई है आपको? 25,000। तो 72,000 में से आप माइनस कर देंगे 25,000 और इसको आप डिवाइड कर देंगे करंट लायबिलिटीज से, जो कि क्वेश्चन में आपको दी हुई है 60,000 की। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, you will get your answer of quick ratio, which is 72,000 minus 25,000, 47,000 divided by 60,000, so 0.78 ratio 1, 0.78 ratio 1 इसका आपका आंसर आ जाएगा क्विक रेशियो। ये भी हमने जो है वो एक और पार्ट इसका जो है वो हमने फाइंड आउट जो है वो कर लिया है कि हम किस तरीके से इसको सॉल्व जो है वो करेंगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम और हमें क्वेश्चन में क्या मांगा हुआ है। वर्किंग कैपिटल रेशियो निकाल ली, क्विक रेशियो भी निकाल ली। आगे वो ये कहता है कि जॉन्स हैज बीन कंसीडरिंग हाउ he might improve his working capital ratio, current ratio. The following proposals have been made. Obtain a long-term loan from the bank 5,000. अगर देखें लॉन्ग टर्म लोन आप बैंक से लेंगे तो करंट एसेट्स में इजाफा हो जाएगा, करंट एसेट्स बढ़ जाएंगे 5,000 से, करंट लायबिलिटीज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो करंट रेशियो ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाएगी। पे हाफ द ट्रेड पेबल्स इन एक्सचेंज फॉर ए कैश डिस्काउंट ऑफ 4%। ट्रेड पेबल्स को आपने पे कर दिया है कैश डिस्काउंट ऑफ 4%। जारी बात है कैश आपका डिक्रीज होगा तो करंट एसेट्स आपके डिक्रीज होंगे, लेकिन करंट लायबिलिटीज ज्यादा डिक्रीज होंगी। ठीक है, करंट लायबिलिटीज ज्यादा डिक्रीज होंगी तो आपकी करंट रेशियो दोबारा इंक्रीज कर जाएगी। क्यों सर? इसलिए उसका रीजन ये है बेटा कि आप ट्रेड पेबल्स को पे कर रहे हैं डिस्काउंट पे। इसका मतलब है कि आप ट्रेड पेबल्स को पैसे कम पे कर रहे हैं, जितने पे करने हैं उससे कम पे कर रहे हैं। तो कैश आपका डिक्रीज हो रहा है, करंट एसेट डिक्रीज हो रहे हैं कम से, या फिर करंट लायबिलिटीज ज्यादा डिक्रीज हो रही हैं, जिसकी वजह से वर्किंग कैपिटल रेशियो बढ़ जाएगी। सेल नॉन करंट एसेट विद नेट बुक वैल्यू ऑफ 12,000 फॉर 8,000, इससे भी आपकी करंट रेशियो इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि करंट रेशियो का इफेक्ट करंट एसेट्स बढ़ जाएंगे 8,000 से, नॉन करंट एसेट्स का करंट रेशियो के साथ या कोई ताल्लुक नहीं होता, तो उसको हम इग्नोर कर देंगे, उससे हमारा कोई कंसर्न जो है वो है ही नहीं, उसको हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि हमारा उससे कोई ताल्लुक बनता ही नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बात करते हैं। अब आगे हम
देखिए ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है आपको, सैलरी एक्सपेंसेस हैं, नॉन करंट एसेट्स हैं, नॉन करंट एसेट्स प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी दी हुई है, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल्स, इन्वेंट्री, कैश, बैंक लोन, कैपिटल, ये ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। एडिशन इन्फॉर्मेशन में कहता है मार्कअप ऑन कॉस्ट ऑफ सेल्स 25% है और डेप्रिसिएशन दी हुई है नॉन करंट एसेट पे 15%। सबसे पहले आपको मार्कअप और मार्जिन के बारे में थोड़ा सा समझना पड़ेगा, जिसके लिए अगर आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। तो बेटा मार्कअप क्या होता है, इसमें हम बात करते हैं। सर जी मुझे ये जो पीछे टेबल बना हुआ था ना, करंट एसेट करंट लायबिलिटीज का, वो नहीं समझ आया। ठीक है, उसको फिलहाल छोड़ दो आप, क्योंकि आपकी बेसिस में मसला है ना, इसलिए भी उसकी जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं। मार्कअप होता है ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट और मार्जिन होता है ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स। तो ये आपको याद करना पड़ेगा कि मार्कअप होता है ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट और मार्जिन होता है ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल्स। देखिए यहाँ मार्कअप दिया हुआ है, तो दैट इज डेफिनेटली ऑन कॉस्ट ऑफ सेल्स विच इज 25%, राइट। तो हमें ये क्वेश्चन में पता है कि जो ग्रॉस प्रॉफिट हमें दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू 1,20,000। तो हमें पता है कि ये जो मार्कअप है, ये मार्कअप दिया है हमें दैट इज इक्वल टू 1,20,000। हमें ये पता है कि मार्कअप क्या होता है, ये होती है ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट इज इक्वल टू 1,20,000। तो ये जो परसेंटेज है ये कितने परसेंट है, 25% ऑन कॉस्ट है, इज इक्वल टू 1,20,000। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी। कॉस्ट ऑफ सेल्स आप निकाल सकते हैं कैसे, 1,20,000 डिवाइडेड बाय 25%, तो आपका आंसर आ जाएगा। निकालें जरा कितना आता है जी। $30,000। ये क्या कह रहे हैं आप, कितना आता है? सर 30,000। नहीं इतना नहीं आता, डिवाइड करना है 25% से, तो वो बनेगा 0.25। तो ये सॉरी मैं शायद गलत कर रहा हूँ, 1,20,000 ग्रॉस प्रॉफिट है ना, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स जी हाँ, तो 4,80,000 आपकी आ जाएगी। कॉस्ट ऑफ सेल्स 4,80,000 आ जाएगी। और आप सेल्स भी फाइंड कर सकते हैं इसी तरीके से। आपको पता है सेल्स बराबर होती है कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस ग्रॉस प्रॉफिट की। यहां से आप सेल्स भी फाइंड कर सकते हैं, 4,80,000 प्लस 1,20,000, तो आपकी सेल्स 5 लाख आ जाएगी। ये भी हम फाइंड कर सकते हैं साथ में। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन था,
which is not that easy because it has some difficult parts. उसमें parts में पहला point जो हमने सीखा वो हमने ये सीखा कि मार्कअप क्या होता है। मार्कअप होता है ग्रॉस प्रॉफिट रेट ऑन कॉस्ट। ग्रॉस प्रॉफिट रेट ऑन कॉस्ट जो हम निकालते हैं, ठीक है जी। और मार्जिन होता है ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स। मार्जिन क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स। तो मार्कअप हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था ऑलरेडी। उस मार्कअप के थ्रू हमने जो है वो सॉल्व की है चीजों को कि मार्कअप को हम कैसे जो है वो हैंडल करेंगे। तो अब हमने क्या किया, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ था 1,20,000 हमें। अब मार्कअप होता है ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट, जो कि 1,20,000 के बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब है 25% हमें उसने दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ सेल्स का। 25% क्या है हमारा? 1,20,000 है। तो वहां से कॉस्ट ऑफ सेल्स फाइंड कर ली, 1,20,000 डिवाइडेड बाय 25% या 0.25, 4,80,000 आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई। उसमें जीपी ऐड करेंगे तो आपके पास सेल्स आ जाएगी। इस तरीके से मैंने सेल्स बेसिकली फाइंड की और कॉस्ट ऑफ सेल्स भी फाइंड की है। तो आगे हम देखते हैं कि रेवेन्यू उसने मांगा हुआ था, रेवेन्यू मैंने निकाल के दिखा दिया आपको। नेट प्रॉफिट ओवर सेल्स परसेंटेज आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। अब क्योंकि जीपी पर चल गया ना आपको, जीपी में से अगर आप एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा। 1,20,000 है ना जीपी, उसमें से 57,000 माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। और प्रॉफिट ओवर सेल्स इनटू 100 आपकी नेट प्रॉफिट रेशो जो है वो आ जाएगी। फिर क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, आपने नेट प्रॉफिट ओवर कैपिटल निकालनी है, क्विक रेशो निकालनी है। ये इजीली आप इसको जो है वो सॉल्व जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसकी तस्वीर ले लें, ये आपने सॉल्व करना है घर में। मैंने सॉल्व किया है, पहले इसको मिटा देता हूँ ताकि आप प्रॉपर पिक्चर ले सकें। अगर आपके पास पिक्चर नहीं है, पिक्चर नहीं ले सकते आप, तो उसका हल ये है कि आप जो है वो इसका नंबर, क्वेश्चन नंबर ये 24 है, अक्टूबर नवंबर 12-22, वहां से भी आप पेपर में से भी आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन आपने करना है घर में, इसकी पिक्चर आप ले लें। ये अक्टूबर नवंबर 12-22 क्वेश्चन 24 है जो कि आपने सॉल्व करना है। इसके बाद हम आगे चलते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन इजी है, इसमें कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने ये सॉल्व करना है जो कि आपके सामने रहा, ये है मई जून 13-21 का क्वेश्चन है 7110, और ये आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है घर में, जो कि मैंने आपको सामने बताया है, नजर आ रहा है। मई जून 13-21 का क्वेश्चन है 7110, यानी ओ लेवल्स का क्वेश्चन है, और ये भी आपने घर में सॉल्व करना है। और ये काफी आसान सवाल है, इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी। 2013 की ग्रॉस प्रॉफिट टू सेल्स रेशियो निकालने को उसने कहा है, जो कि आप आसानी से निकाल सकते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन है 26 मई जून 13-21 का क्वेश्चन नंबर 267110, इसकी पिक्चर ले लें, ये भी आपने सॉल्व करना है, और ये भी एक आसान क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ ज्यादा प्रॉब्लम महसूस नहीं होगी आपको। तो this will end our topic today, and tomorrow we will be able to solve more questions of accounting ratios। और कल हम मार्कअप और मार्जिन के हवाले से बात करेंगे कि मार्कअप क्या होता है, मार्जिन क्या होता है, मार्कअप को कन्वर्ट कैसे करते हैं मार्जिन में, और मार्जिन को कैसे कन्वर्ट करते हैं मार्कअप में, ये हम कल डिस्कस करेंगे। तो आप सारे क्वेश्चन ये घर में करें ताकि आपकी अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस जो है वो हो सके। ठीक है जी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। आज की क्लास हम यहीं तक करते हैं, और घर